नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे नए सरदार टीम का इंतजार। जी हाँ, एमपी बीजेपी की कमान अब हेमंत खंडेलवाल को मिल गई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अब बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अटकलें लगने लगी है कि खंडेलवाल की नई टीम में ज़्यादातर चेहरे बदले हुए दिखेंगे। तो इसके साथ ही निगम मंडलों में भी नियुक्तियों को लेकर बहस शुरू हो गई है। इधर बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस तंज कस रही है और गुटबाजी के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नए कप्तान की नई टीम का फार्मूला क्या होगा और क्या 2028 के चुनाव को देखते हुए इस बार युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हेमंत युग की शुरुआत, जल्द नई टीम होगी तैयार। एमपी बीजेपी में हेमंत युग के आगाज के साथ ही अब उनकी नई टीम को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यानी जल्द ही बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। इस बात को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हेमंत खंडेलवाल दिल्ली जा सकते हैं। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नई टीम में ज्यादातर चेहरे बदले हुए दिखेंगे। मोर्चा संगठनों में भी बदलाव की तैयारी है। इसके साथ निगम मंडलों और आयोग में नियुक्ति का रास्ता भी अब साफ हो जाएगा। हालांकि इन अटकलों पर बीजेपी का क्या कहना है वो जान लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें अभी संगठन पर्व पूरा हुआ है और तत्पश्चात जहां तक इसका सवाल है कि कार्य समिति बनाने का, ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। उचित समय पर वो अपने स्वविवेक से इस पर कार्रवाई करेंगे। और मंडल और निगम के अध्यक्षों का जहां तक सवाल है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। तो हम लोगों को थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए, सब चीजें उचित समय पर हो जाएंगी। हेमंत खंडेलवाल के लिए राजनीतिक नियुक्तियां करना सबसे पहली चुनौती है, जिसे समय से पूरा करने का प्रेशर भी होगा। क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करवाने में ही पार्टी को 6 महीने का वक्त लग गया। खैर, बीजेपी में होने वाली इन नियुक्तियों और प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। पहले आपको हो गए जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई, जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो प्रदेश कार्यकारिणी कब बन पाएगी, कब निगम मंडल के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में इतनी आकंठ फंस चुकी है, इसलिए इनको हर व्यक्ति में कठिनाइयां आ रही हैं। देखा जाए तो बीजेपी के नए कप्तान का फोकस प्रदेश कार्यकारिणी में युवा को ज्यादा मौका देने पर रह सकता है। इसके पीछे की रणनीति ये हो सकती है कि 2.5 साल के भीतर पार्टी को 2028 के लिए मजबूती से तैयार किया जा सके। वही प्रदेश अध्यक्ष के चुने जाने के बाद अब उन नेताओं का इंतजार भी खत्म हो सकता है जो निगम मंडलों में खुद की नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब किसके हाथ में क्या आएगा और किसको क्या पद मिलेगा, नए कप्तान की नई टीम कैसी होगी, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। और ये जो ऐसा सवाल है कि अब इसका जवाब हो सकता है ये भी आ जाए कि अभी तो नए नए बने हैं, अभी तो प्रदेश को समझेंगे। हालांकि बनते ही वो महाकाल के दर में गए, आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की नए अध्यक्ष ने। लेकिन ये सारी जब कसरत चल रही है, क्योंकि ये लगभग 6 महीने से कसरत चल रही है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होगी। क्योंकि कहने के लिए बड़ा आसान लगता है ये कि ये जो कार्यकारिणी का गठन है वो अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और जो निगम मंडल की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं है, ना राजनीतिक दलों में होता है। तो अब चूंकि सवाल ये है, क्योंकि जिस टीम की हम चर्चा कर रहे हैं कि जो उनके जो पुराने सहयोगी हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा कि पुरानी टीम के साथ भी काम चलाया गया है, लेकिन अब चूंकि अध्यक्ष के पास कुछ बचा है नहीं काम
फिलहाल तो क्योंकि मंडल से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, चुनाव में वक्त है, तो कम से कम एक खुद की टीम तो बना सकते हैं पसंद की, और ऐसे चेहरे उसमें ला सकते हैं कि जो 28 के और 29 के चुनाव को देखते हमको लगे कि उसकी तैयारी दिखे उसमें। जी मनोज जी, 2-3 चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे जी। जो वर्तमान अध्यक्ष के लिए है। एक तो आपने जैसे बोला कि अनिश्चितता का माहौल था, 6 महीने लेट हुआ, फिर उसके पहले चर्चा थी कि साल भर चल रहा था कि कौन आएगा कौन, या उन्हीं को रिपीट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली विराम लगा उस चीज पर। हेमंत खंडेलवाल के रूप में एक अध्यक्ष मिला है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा में है, 3 पीढ़ियों से, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, जुड़े हुए। बिल्कुल। एक कमिटेड कार्यकर्ता को ला करके पार्टी ने मैसेज दिया है कि कमिटेड कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती रहेगी, कोई आयातित आदमी उस पद पे नहीं आएगा। पहले तो इस चीज को विराम लगा दिया गया। बिल्कुल। दूसरा कि जो पिछले साल भर में नया अध्यक्ष आएगा नहीं आएगा या कौन होगा, आने मतलब कि होता उनको रिपीट कर दिया। अभी चर्चा थी कि उनको रिपीट तो नहीं कर दिया क्योंकि उनका पारंपरिक चुनाव नहीं हुआ था वी डी शर्मा जी का। वो कर देते तो हो सकता 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर वो कार्यकाल भी खत्म हो चुका होता। जी जी। तो एक मैं जो देख रहा था, खासकर लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो पार्टी का परफॉर्मेंस था अच्छा हुआ, एक शिथिलता भी आ जाती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा हो, बिल्कुल, सामने विपक्ष गायब है, तो कार्यकर्ताओं में शिथिलता भी आ जाती है। भाजपा का जो काम देखा मैंने, को कार्यकर्ताओं काम देते रहते हैं, उस पार्ट पे एक अनिश्चितता दिख रही थी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं मनोज जी, जिससे मध्य प्रदेश का नाम खरा हुआ है। एक हाईवे कांड जो बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें चाल चेहरा पे बार बार बात हुई, और कुछ मंत्रियों का आचरण लेकर के उसमें चर्चाओं का दौर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ उसको लेकर जो टिप्पणी, जो विजय शाह का बयान आया और भी कुछ लोगों का बयान आया, तो पार्टी में कसावट कुछ ढीली दिख रही थी। लग रहा था कसावट जो होना चाहिए वो वहां पे संगठन का भी काम, ऐसा नहीं हर चीज अगर मंत्री बोल रहा तो मुख्यमंत्री ही रोकेंगे। वो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अभी अध्यक्ष तो जाने वाला यार, नया आएगा तब देख लेंगे। जी जी जी। दूसरा है, और तीसरा जो आपकी बात से, उससे आपकी बात में ही छिपा हुआ है जो आपने बोला खुद, 2028-2029 अल्टीमेटली हर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका लक्ष्य तो एक ही होता है, सरकार बनाना, सरकार में आना। बिल्कुल। तो जो सामने लक्ष्य है 28 से 29 है, जो लकीर खींच गई है 28-29 की, 29 का 30 तो होना नहीं है लोकसभा का। अब परिसीमन में बढ़ जाए तो बात अलग है। जी जी जी। लेकिन 29 का 28 भी ना हो तो हेमंत खंडेलवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के, लड़ करके नहीं। अभी तो मैसेज जा रहा कि मिलजुल के सरकार चलेगी और कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, उनको लाने का एक मतलब समझा जा रहा है। इसीलिए तो लंबा समय बीता ना, क्योंकि अगर ऐसे कई चेहरे थे लेकिन वो फिर मिलकर नहीं लड़कर हो सकता है। जी। तो 29 का 28 ना हो, विधानसभा में सरकार रिपीट कर और अच्छी तरह से रिपीट कर रहे हैं। जो स्पेस आपका है, जो आपने फिल किया हुआ है, उस स्पेस में अपोजिशन खासकर कांग्रेस अंदर ना पाए, ये सब चैलेंज इनके सामने रहेंगे। और एक और बात जो सबसे बड़ी चैलेंज है सबके लिए, जो हेमंत खंडेलवाल ने अपनी बात में कहा कि हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है, तो सम्मान कैसे होगा? जो आपने निगम मंडल की बात की, उनको काम देने की बात की, तो अगर काम नहीं देंगे आप या उनकी पूछ परख सरकार में नहीं होगी, तो केवल देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव जिताने के लिए तो नहीं है। उसकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, जो उसके वाकई समस्याएं हैं, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक समय बाद तो देवता भी अपने धाम चले जाते हैं ना। जैसे गणपति जी हम रखते हैं तो 10 दिन बाद विसर्जित कर देते हैं, नवरात्रि 9 दिन बाद देवी जी को तो भेज ये देते जो हैं। सम्मान की जो बात उन्होंने कही, तो वाकई सम्मान दिखना भी चाहिए। ये सब चैलेंज उनके सामने रहेंगे। जी ब्रजेश जी, चैलेंज तो है, लेकिन ये एक बड़ी लंबे समय से चर्चा चल रही निगम मंडलों को लेके। तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, पुराने अध्यक्ष थे तो उनके हिसाब से टीम का गठन हो गया, कि संगठन पर्व, चुनाव पर्व आपने निपटा लिया। अब जो नियुक्तियां बची हैं, तो अब नए सिरे से जमावट होगी, तो अध्यक्ष की पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा, सहमति ली जाएगी, और ऐसा नहीं है कि अकेले मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कर देंगे। बाकी जो लोग दौड़ में थे, कुछ मनाना है, कुछ कार्यकर्ताओं को स्थान देना है, लेकिन अब नहीं लग रहा कि बेहतर वक्त आ गया है अब कि नया कप्तान आपका आ गया, अब नई टीम मुख्यमंत्री की भी बन जाए और उनकी भी बन जाए।
क्योंकि 1.5 साल का वक्त निकल गया। अब जो बनेगा वो 3 साल की हम बात कर लें मैक्सिमम उसका जो कार्यकाल होता है, फिर चुनावी साल में उसके पास कुछ काम बचता नहीं। अगर पहले बना दिए जाते सरकार बनते ही, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को नए सिरे से मौका दे सकते थे कि एक कार्यकाल 3 साल खत्म हो गया और दूसरे को लगभग 2 साल का कार्यकाल मिल सकता था। मनोज जी, जिनको पहले मौका दिया था उनने कौन सा तीर मार लिया? ये तो हाथी के दांत हो गए हैं, हाथी हो गए एक तरह से, जो खा रहे हैं, बोझ बन गए हैं निगम मंडल। आप देखिए पहले भी निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं, तो निगम मंडलों कोई भी ऐसा एक निगम मंडल बताइए कि जिसने बहुत अच्छे अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद उसने बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन उसमें ये भी है ना कि जो अधिकारी है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं जो तो सिस्टम चल रहा है। एक और बोझ क्यों ला दें? और मुझे नहीं लगता कि सियासत में सही टाइम तो तब आता है मनोज जी जब चुनाव आ रहे हों, क्योंकि आज आप जिनको निगम मंडल में नियुक्ति दे देंगे, चुनाव के दौरान दूसरे दावेदार होंगे, उनको कैसे समझाएंगे आप? जो दावेदार रहते हैं उनको समझाने के लिए, मान मनोबल के लिए, उनके लिए है। अब तो सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से आई है, कोई खतरा तो है नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं, खाटी कार्यकर्ता, उनको आप किस तरह से सम्मानित कर सकते हैं वो आप कर लोगे। यहाँ पे यदि आप करोगे कि निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो अब बहुत सारे तो विधायकी दावेदार हो जाएंगे, संगठन में दावेदार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता तो अभी संगठन की होगी कि संगठन की कार्यकारिणी उनकी पूरी बन जाए। बिल्कुल, उसमें भी कार्यकारिणी जो आपने भी कहा है, रंजन जी भी कह रहे थे, कोई एक की नहीं चलती है। कहा जाता है कि अध्यक्ष का विशेष अधिकार है वो अपनी टीम में किसको रखते हैं, लेकिन वहाँ तमाम चीजें देखी जाती हैं, तमाम समीकरण अध्यक्ष को कितना अधिकार है, तमाम वो देखे जाते हैं, समीकरण देखे जाते हैं, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है, नेताओं के बीच का संतुलन देखा जाता है कि भैया जो आए हैं उनका संतुलन रखे, उनका भी मान रह जाए, और जो है मौजूदा जो छत्रप हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका भी मान रह जाए। तो जो एक तरह से जब अध्यक्ष को लेकर हम देख रहे थे किस तरह की खींचतानें चल रही थी, वो सार्वजनिक भले ही ना हुई हो लेकिन दबाव बहुत सारा था। तो अब लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो हमने सार्वजनिक भी देखा ना, कई सारे नेताओं को नहीं बन पाए हैं, वो कोशिश करेंगे जो उन्होंने प्रदर्शन किया होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि टिकट के दावेदार रहते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता वो चाहते हैं कि उनको निगम मंडल में मिल जाए, पार्टी में बड़ा, संगठन में कोई बड़ा पद मिल जाए। तो अब जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार होंगे, जिनके नाम चल रहे होंगे, प्रबल दावेदार जो होंगे, इनके साथ साथ वो चाहेंगे कि अब उनको तो अध्यक्ष नहीं बन पाए लेकिन उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो सौदेबाजी तो हर जगह होती है ना, इसमें भी उनका ध्यान रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कार्यकारिणी बनाना इतना आसान नहीं जितना माना जा रहा है। हमने देखा है कांग्रेस की कार्यकारिणी बनने में 9 महीने लग गए थे, और बीजेपी में भी आप कह सकते हो कि उतना आसान नहीं है। आपको सिंधिया के लोगों को आपने पहले लिया था कार्यकारिणी में, तो कोरोना काल में देखा कि 5 मंत्रियों के सारे लंबी सरकार चलाई शिवराज सिंह ने। तो आप देखिए कि जो रिक्त जगह रखी जाती है वो इसलिए आधार पर रखी जाती है कि आपको एक लालच दिया जाता है जो कार्यकर्ता है कि भाई हाँ अब आपकी भी लॉटरी खुलने वाली है, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। ये रिक्त पद है, मंत्री पद में हो चाहे हम निगम मंडलों की बात कर लें, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि भाई हाँ आप निगम मंडलों को एक आशा रहती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और टिकी रहती है। तो उम्मीद पर कार्यकर्ता टिका रहता है कि भैया किसी दिन तो हमारी लॉटरी खुली जाएगी, हमको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। और हमने देखा भी है कि पिछली बार चुनाव से पहले किस तरह से लोगों को एडजस्ट किए गए, किस तरह से लोगों को समझाया गया। जो दावेदार थे उनको निगम मंडलों में नियुक्तियां दी गई, किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया। तो इस तरह से लोगों को साधने का जतन किया जाता है। हमने वो भी देखा कमलनाथ जी ने, वो अपने 15 माह के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, जाते जाते वो निगम मंडलों में और आयोगों में अध्यक्ष की नियुक्ति करके चले गए। बेचारों को ना ऑफिस मिला ना गाड़ी मिली, और अभी तक लोग परेशान घूम रहे हैं। तो महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे तमाम सारे आयोग। जब जैसे ही मोहन यादव जी ने कुर्सी संभाली, उन्होंने सारे निगम मंडलों को भंग कर दिया, अध्यक्षों को। उनका कार्यकाल जिनका होने वाला था खत्म, जिनका नहीं हुआ था, जो कुछ कम समय के लिए थे, लेकिन वो तो कुछ ये सोच रहे थे कि भैया हमारी सरकार बनी तो अभी बरकरार रहेंगे, कुछ समय कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे, आगे ना बढ़े भले ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि निगम मंडल में यदि अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई तो निगम मंडल में भी नेताओं की जल्दी लॉटरी खुल जाएगी, वो तो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन कार्यकारिणी को लेकर निश्चित तौर पर जल्दी बीजेपी कोशिश करेगी कि कांग्रेस की तरह उस पर भी ये आरोप न लगे कि भाई वहाँ गुटबाजी है और इस वजह से कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। टीम में तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी, टीम में तमाम नेताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। सिंधिया से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, सबको वो सम्मान देने की कोशिश की जाएगी, उनके समर्थकों को। और इसमें दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब एक तरफा नहीं चलेगा कि मतलब अध्यक्ष जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं तो टीम भी वैसी बन जाए। आपकी जो मनमानी करनी थी आपने, अध्यक्ष अपना बनवा लिया है, अब मुझे लगता है कि अब टीम पर पूरी नजर
केंद्रीय आलाकमान की रहेगी, वो सबको तालमेल बैठा के, समन्वय बैठा के ऐसी टीम बनाएंगे हेमंत खंडेलवाल की कि किसी का विरोधाभास ना हो, कोई इस तरह की गुटबाजी के संकेत ना आए, गुटबाजी की आवाजें बुलंद ना हो कि एक तरफा ही चल रहा है। तो इसका ध्यान रखने की मुझे लगता है कोशिश होगी और टीम जल्द बनाने का विचार पार्टी करेगी। और दिल्ली जा रहे हैं, ये तो एक हम कह सकते हैं कि जैसे कॉल ऑन करते हैं कि भाई अभी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने तो यहाँ भी तमाम बड़े नेताओं से मिलें, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलेंगे। लेकिन नेताओं से जब मुलाकात होती है तो सियासी बात भी होती है, टीम के लेकर भी बात होगी और कुछ संकेत वहां से मिलते हुए हमें बाद में नजर आएंगे। बिल्कुल। तो और कुछ संकेत भी देख रहे हैं क्या? क्योंकि रंजन जी आपने ही भाषण सुना था कि कई सारे लोगों के लिए कहा गया था कि दाएं बाएं जो चलेंगे उनको देखा जाएगा, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो एक जो कि बीच में हमने देखा था एक फेस आया था बीजेपी में लगातार, जो अराजकता की स्थिति थी कि खुलेआम नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले थे, अध्यक्ष तक को नहीं बख्शा जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसे लोगों पे भी नकेल कसने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएंगे? क्योंकि अभी तक होता है, हमने देखा कि किसी ने बयान दिया उसको बुला के समझाइश दे दी जाती है, फिर वो जब तक वो समझाइश दे के बाहर निकलता कार्यालय से, जब तक दूसरा बयान आ जाता था, दूसरे को समझाइश मिलती थी, तब तक तीसरे को नोटिस मिल जाता था और चौथा कहता था कि मैं बाहर हूँ। नहीं देखिए, कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो कितना कर पाते हैं इस पर तो उनकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी। उनका जो भी व्यक्तित्व है, जो लीडरशिप स्किल है, तो देखना है कि जो कोई दाएं बाएं होता है तो कैसे डील करते हैं और क्यों कोई दाएं बाएं होता है, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर कोई दाएं बाएं नहीं होता तो फिर सरकार नहीं बनती। आखिर कांग्रेस में दाएं बाएं हुए तो भाजपा सरकार बनी, तो वो स्थिति ना पैदा हो भाजपा में, ये आपको देखना पड़ेगा कि कोई दाएं बाएं ना, आधे इधर आधे उधर, बाकी कांग्रेस के पीछे। तो आपको उन स्थितियों को देखना पड़ेगा कि कोई दाएं बाएं ना भी हो। आप केवल वार्निंग देने से कोई दाएं बाएं नहीं होगा, वो अलग बात है, वार्निंग देते रहो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता को काम मिले, कार्यकर्ता को सम्मान मिले, कार्यकर्ता को आप विभिन्न रोल दीजिए, उनको की रोल दीजिए, जो आपने एश्योर जो करते हैं चुनाव के समय बाद में, जो देवतुल कार्यकर्ता हो जाता है, कुल दरी उठाने थोड़ी आता है। बहुत से ऐसे केसेज होते हैं मनोज जी, जो बात होती है कार्यकर्ताओं से, लीडर से, कि जब सरकार बन जाती है तो उनके घर के काम भी अगर है, जेन्युइन काम की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वो नहीं होते हैं। मैं ट्रांसफर पोस्टिंग बात फिर नहीं कर रहा हूं, किसी का नामांतरण है, किसी का तहसील में काम है, थाने में काम है, तो बिना गांधी जी की प्रतिमा दिखाए काम होता नहीं है। भाजपा में बढ़ा करप्शन, तो कम से कम कार्यकर्ता की पूछपरख हो, उसकी बातों को फीडबैक से सरकार चले, या सरकार में लगे हाँ फीडबैक लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कार्यकर्ता एक तरफ, सरकार एक तरफ, संगठन एक तरफ। तो हेमंत खंडेलवाल जी का आने का पर्पज ये होना चाहिए, अगर उन्होंने वाकई, क्योंकि वो 3 पीढ़ी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं, बिल्कुल, तो उनके पक्ष से एक्सपीरियंस तभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा जब उनके फीडबैक पे सरकार चलेगी, सरकार में परिवर्तन होगा, या दिखाई देगा, या उसमें जो पॉलिसीज को लेकर के जो नीतियां गवर्नमेंट की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि अभी तो ये हुआ ना, हमने देखा है कि एक अधिकारी ने मंत्री की जांच के लिए लिख दिया और अधीनस्थ मंत्री उसकी जांच अधिकारी कर रहा है। एक डीओ ने वो चिट्ठी इसलिए रोक देता है तबादले की कि उसके पसंद के लोग उसमें नहीं है, मंत्री के वो तबादला लिस्ट रोक देता है। बहुत सरप्राइजिंग है, ऐसी बहुत चीजें हो रही हैं। और ये तो हम लोग भोपाल में बैठे देख रहे हैं मनोज जी, अगर आप और नीचे चले जाएंगे तो ऐसी सी घटनाएं हो रही है कि क्या कमाल का। ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले हैं, जो भाजपा में कार्यकर्ता है या जो नेता सब अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो जो गड़बड़ कर रहे हैं उन पर नकेल कसना, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको वाकई प्रमोट करना, कहने के लिए नहीं। तो रंजन जी, क्या आपको लगता है कि हेमंत खंडेलवाल बन गए हैं तो अब मंत्री वहां बैठने लगेंगे दीनदयाल परिसर में और वो कार्यकर्ताओं को सुनने लगेंगे? वो तो भूल जाइए, ये तो अभी हमने देखा, जब ट्रांसफर का सीजन दिखा तो क्या हालात हुए, मंत्री खुद रो रहे हैं। कप्तान सिंह सोलंकी जी जब तक थे, अपने बलबूते, अपने प्रभाव से बैठाते रहे। बाद में मुझे नहीं याद है कोई भी संगठन महामंत्री ने ऐसी कोशिश भी की हो, कोशिश हुई है, लेकिन कोई प्रभाव का इस्तेमाल करके मंत्रियों को बीच में बाद में कोशिश हुई। फिर बाद में ऐसे दृश्य दिखे कि जो पूर्व मंत्री होगा या तो वो दीनदयाल परिसर के चक्कर काट रहे थे जी, या जिनको मंत्री बनना था। विजय सिंह बड़ी अच्छी बात कही है, बिल्कुल। सत्ता और संगठन वो समन्वय आपको बताता है कि अगर मंत्री आके बैठेगा, वही तो समन्वय है। तो सबसे बड़ा काम जो विजय, लेकिन वो तो प्रभार के जिलों में नहीं जा रहे ना। भोपाल में देख लीजिए कि प्रभारी मंत्री ने कितनी बार भोपाल में बैठक ली है। ठीक बात है। सांसद बैठक बुलाते हैं दिशा की, नगर निगम कमिश्नर तक नहीं पहुंचते फोन लगाने के बाद।
हम तो यहाँ पे सांसद चिल्ला रहे हैं, सांसद बेइज्जत महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भोपाल के सांसद, तो क्या बचेगा? तो जो पार्टी का रसूख है बचे रखना चाहिए, उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, तभी सम्मान बढ़ेगा जब कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा जी। और फीडबैक दिखेगी सरकार के कामकाज में। तो मुझे लगता है कि जो ये सब बात हमारी आपके बीच हो रही है, जो विजय भाई बोल रहे सब चैलेंजेस हैं, उसको कैसे नहीं, face लेकिन करते आप हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ये वो तमाम सारे कार्यकर्ताओं की बातचीत है जो हमको फीडबैक में निकल कर आती है, बिल्कुल सही बात है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, उसको एड्रेस कैसे करेंगे, यही देखना बाकी है आने वाले समय में। तो ब्रजेश जी और क्या क्या देखना पड़ेगा आने वाले समय में अध्यक्ष को, क्योंकि कार्यकारिणी अपनी जगह जो हम तमाम सारी बातें कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, लेकिन चूंकि शुरुआत में आज तो कोई कार्यकर्ता जाके नहीं कहा होगा कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये होना चाहिए। आज तो केवल 2, 4, 8 दिन, हफ्ते और 15 दिन में मान के चलते हैं कि वो प्रदेश में जब घूमेंगे तो एक सौजन्य मेल मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद एक फीडबैक का सिस्टम पार्टी को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि एक ये जो व्यवस्था थी संगठन महामंत्री वाली, वो पार्टी एक तरह से खत्म सी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ आजकल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कार्यकर्ताओं का आम मत हैगा, तो कम से कम अध्यक्ष के एंड पर अगर ये सुनवाई शुरू हो जाएगी तो हो सकता है उस एंड पर भी कुछ सुनवाई होने लगे, तो ये जो मौजूदा हालात देख रहे हैं इसमें कुछ परिवर्तन दिखे। देखिए मनोज जी, यदि हेमंत खंडेलवाल लीग से हटके चलेंगे या वो चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई सरकार में होने लगे, तो हम जो कह रहे हैं ना समन्वय बना के चलना, वो टकराव की स्थिति में आ जाएगी, टकराव होने लगेगा सत्ता और संगठन का। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ परिस्थिति बने। हाँ, वो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, वो संगठन में ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, क्योंकि उनका विशेष अधिकार है कि संगठन में तो कम से कम कार्यकर्ताओं की सुनवाई होने लगे। यदि जो संगठन महामंत्री हैं वो नहीं सुन सकते तो वो एक ऐसी टीम बना सकते हैं, वो अपने यहाँ एक ऐसा वो बना सकते हैं कि कार्यकर्ता की यदि कोई समस्या है, सरकार में यदि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो यहाँ आके कार्यकर्ता बताए। जो उनके मोर्चा संगठन प्रमुख हम देख रहे हैं कि एक मंत्री है, हाँ, एक कोई विधायक हो गया, कोई जो है सांसद हो गया है, तो वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं से मिल ही नहीं पा रहे हैं। वो एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि एक समन्वयक बना दें, एक टीम ऐसी बना दें कि भैया फला आदमी जो कार्यकर्ता प्रदेश भर से आते हैं उनकी यदि कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां पे, तो एक संगठन में उनकी सुनवाई हो, समस्या क्या है वो जायज समस्या है, करते थे पहले हमने देखा जायज समस्या है मंत्री, तो उनकी व्यवस्था समन्वय का काम करें सत्ता और संगठन के बीच में कि कार्यकर्ता की सुनवाई हो सके। एक तो पहली बात होती है कि जब कोई कार्यकर्ता आता है उसकी सम्मान मिल जाए, उसकी सुनवाई हो जाए तो आधा संतुष्ट हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने सुन ली, कार्यालय में हमने शिकायत कर दी, मंत्री की हो। ये बीजेपी में होता है कि हमने मंत्री की शिकायत कर दी, अब सिर्फ कार्रवाई। और जब कार्यकर्ता जब शिकायत करेगा तो जब मंत्री प्रभारी मंत्री वहां जाए तो प्रभारी मंत्री को जिला अध्यक्ष के माध्यम से, उसके माध्यम से कि उनके सामने वो समस्याएं रखें जो जिनायन हैं, जो बार बार रंजन जी भी कह रहे हैं, मैं तबादला पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम शिकायतें हैं, जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही जाए, क्योंकि वोट मांगने कौन जाता है? आपका कार्यकर्ता जाता है, आपका ब्लॉक का जाता है, घर घर जाता है, और उसके पास शिकायत लेके कौन आता है कि यदि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर क्या आपका मंडल अध्यक्ष है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वार्ड अध्यक्ष से सुनवाई नहीं हो रही, उसके पास शिकायतें कौन सी आती हैं कि नाले की सफाई नहीं हुई, सड़क खराब है, जो छोटी मोटी शिकायत है उनकी सुनवाई नहीं हुई प्रॉपर, तो वो आके कह सकता है। वो इसलिए आती क्योंकि वो जाता है ना नेता के भरोसे, वो कहता है भैया वोट दो साहब, मैं सब करवा दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा। तो बाकी जो किसानों की समस्या है कि नामांतरण नहीं हो रहे हैं, बार बार कहने के बाद सरकार पर नामांतरण नहीं हो रहा है, पटवारियों की वो चल रही, दादागिरी चल रही है, तो इस जैसी जो समस्या है ना, भोपाल में पटवारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और वो सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं वो, और सबसे फिसड्डी भोपाल चल रहा होता है ऐसे मामलों में, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने देखा पिछली सरकार में भी, कांग्रेस सरकार ने भी कार्रवाई की किस तरह से। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, जो कार्यकर्ता है उसका अपनी जब कुछ सम्मान होता है, जब कोई आदमी उसके पास आता, भाई हमारा नाली बनवा दो, सड़क बनवा, सुनवाई नहीं होती, तो कार्यकर्ता बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करता है। और फिर जो आदमी उसके वार्ड में कहता तुम काहे कार्यकर्ता, भाई काहे नेता हो भाजपा के, ये काम तो नहीं करवा पा रहे, और फिर जब आदमी तहसील जाता है, गांधी जी को दिखाता है, वो काम हो जाता है, तो कार्यकर्ता और ह्यूमिलेटेड फील होता है। और फिर जब वो देखता है कि नेताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम उसके पहले कर देते हैं तो और ज्यादा बेइज्जती होती है। ये दृश्य भी हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल घड़ी पर नजर है और जो इशारा कर रही कि चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो नए सरदार, नई चुनौती और नई टीम का इंतजार निश्चित तौर पर, क्योंकि टीम के तमाम सारे सदस्यों के पास दोहरी जिम्मेदारियां हैं और कोई भी अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि उसकी टीम ऐसी हो कि जिस पर काम का पहले से ही बोझ हो। वो ऐसी टीम चाहेगा कि जो एकदम फ्री हो, संगठन को पूरा समय दे सके, सरकार के साथ समन्वय के साथ काम कर सके और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो सरकार का कामकाज है उसको नीचे तक ले जा सके। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि जिस भरोसे के साथ 3 पीढ़ी से बीजेपी से जुड़े हेमंत खंडेलवाल पर पार्टी ने दाव लगाया है, वो भी ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे जो वाकई में संगठन को और आगे तक ले जाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।